गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। लेसन चल रहा था अपना जो 15वां लेसन, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। लेसन का नाम था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसके अंदर हमें फसल उत्पादन को पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से फसल उत्पादन बढ़ाया जाए, और उसमें हमने 3 पॉइंटों की बात की थी। पहला हमने किया था फसल की किस्म में सुधार, और उसके बाद में हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल उत्पादन प्रबंधन, और तीसरा जो था वो था फसल सुरक्षा प्रबंधन। हमने फसल की किस्म में सुधार पढ़ लिया था। हम फसल उत्पादन प्रबंधन पढ़ रहे थे, फसल उत्पादन प्रबंधन पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने पहला पार्ट जिसका नाम था पोषक प्रबंधन, और इस पोषक प्रबंधन में 2 पार्ट हमने पढ़े, एक तो खाद और दूसरा हमने पढ़ा उर्वरक। ये हमने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा हम पढ़ेंगे आज सिंचाई के बारे में। सिंचाई के बारे में पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे फसल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में। तो आज हम बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई जो है, भारत की अगर बात करें तो भारत में अधिकांश जो खेती है, ये खेती वर्षा पर आधारित है। अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की जो उपज है समय पर मानसून आने पर निर्भर करती है। अगर फसल उगाने के पश्चात समय रहते मानसून आ गया, वर्षा हो गई, तो फसल जो है उसकी उपज अच्छी हो जाएगी, वरना ऐसा नहीं होगा। इसलिए कम वर्षा होने पर जो फसल की उपज है या फसल का जो उत्पादन है वो भी क्या होता है, कम होता है। फसल की जो वृद्धि काल है, फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से फसल उत्पादन में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। जो वृद्धि काल है फसल का, उसी समय अगर सिंचाई हो जाए तो उस समय जो उत्पादन है फसल का वो अधिक हो सकता है। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं। भारत में क्या है, अनेक पानी के स्रोत हैं, और विभिन्न प्रकार की क्या है, जलवायु है। विभिन्न प्रकार की सिंचाई, इन परिस्थितियों में सिंचाई करने के लिए विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियां हैं जो अपनाई जाती है। उन विधियों की हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंचाई की विधियों की। सिंचाई की विधियों में बात करें तो सबसे पहले आता है कुआं या कुएं। कुएं जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हम कुएं को बोलते हैं खुदे हुए कुएं, जिन्हें खोदकर बनाया जाता है, और दूसरा होता है नलकूप। पहले हम खुदे हुए कुओं की बात करें तो खुदे हुए जो कुएं होते हैं, इनमें भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। भूमिगत जल स्रोत के रूप में होते हैं ये, और इनमें क्या किया जाता है, पानी को एकत्रित किया जाता है।
नलकूप जो होता है ये नलकूप में पानी गहरे जल स्रोतों से निकाला जाता है। नलकूप जो होता है इससे पानी भूमिगत जल स्रोतों से निकाला जाता है। भूमिगत जल स्रोतों से निकाला जाता है। आगे हम बात करें दूसरी, तो दूसरी विधि है नहरें। नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। एक बहुत विस्तृत और व्यापक तंत्र होता है। व्यापक तंत्र होता है। इनमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। नहरें जो होती है इनमें नदियों से पानी छोड़ा जाता है, आता है। मुख्य नहर जो होती है इस मुख्य नहर से अनेक शाखाएं निकाली जाती है और ये शाखाएं विभाजित होकर खेतों में जाती है और इनमें क्या होता है, इनसे खेतों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो तीसरा है नदी जल उठाव प्रणाली। नदी जल उठाव प्रणाली, ये प्रणाली वहाँ अपनाई जाती है जो नदी के पास खेत होते हैं। जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का जो बहाव है अनियमित अथवा अपर्याप्त हो जाता है, वहाँ जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। जो नदियों के किनारे स्थित खेत होते हैं, नदियों के किनारे स्थित खेत जो हैं, इन खेतों में नदियों से सीधे ही पानी को लेके, नदियों से सीधे ही पानी से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। नदी के पास जो भी खेत है वो नदी से पानी लेकर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं तालाब की। तालाब जो है ये भी सिंचाई के काम आता है। छोटे जलाशय होते हैं। छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे पानी को संग्रह करते हैं। जो छोटे क्षेत्रों में बहे पानी का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तालाब कहते हैं। उन तालाबों से सिंचाई की जाती है। इतनी ही विधियां हैं। आगे हम बात करें कि कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे कि वर्षा का पानी एकत्रित करना या जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग करना। जल विभाजन जो है इसका उचित प्रबंधन द्वारा प्रयोग करना। इसके लिए छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, वो बांध बनाना, और जिससे भूमि के नीचे का जो जल स्तर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये छोटे जो बांध होते हैं ये वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं। ये छोटे बांध जो हमने बनाए हैं ये वर्षा के पानी को बहने से क्या करते हैं, रोकते हैं, और मृदा अपरदन को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। मृदा अपरदन को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। आगे हम बात करते हैं अब फसल पैटर्न की। फसल का पैटर्न क्या रहे, जो हमने इसमें बात की है, सिंचाई हमने पढ़ लिया है। इसमें ही तीसरा जो पॉइंट है वो है फसल पैटर्न। हम किस प्रकार का फसल पैटर्न अपनाए कि हमें फसल की उपज ज़्यादा प्राप्त हो। तो अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। फसल की विभिन्न विधियों का प्रयोग हमें कर सकते हैं। इसमें एक विधि जो है वो है मिश्रित फसल की। मिश्रित फसल में क्या होता है कि दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाया जाता है। जैसे कि हमने गेहूं प्लस चना को एक साथ बो दिया, हमने गेहूं प्लस सरसों को एक साथ बो दिया, हमने मूंगफली तथा सूरजमुखी को एक साथ बो दिया। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोया जाता है। इसे हम मिश्रित फसलें कहते हैं। इससे क्या होता है कि हानि होने की संभावना कम रहती है।
हानि होने की संभावना क्या रहती है, कम रहती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। नेक्स्ट दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि है अंतरा फसलीकरण। इसमें क्या होता है, अंतरा फसलीकरण में दो या दो से अधिक, वही बात है, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाया जाता है, परंतु इसमें एक पंक्ति में तो एक फसल होती है, जैसे कि एक फसल होती है, जबकि दूसरी पंक्ति में इसी के एकांतर दूसरी पंक्ति में दूसरे टाइप की फसल को उगाते हैं। फिर वही दूसरी फसल, पहले वाली फसल आ जाएगी, फिर वो दूसरी फसल आ जाएगी। यानी कि इस प्रकार इसमें एकांतर क्रम में दो अलग अलग या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं। ये एक फसल है, ये दूसरी फसल है, ये फिर पहले वाली, ये दूसरी, ये पहले वाली, ये दूसरी। इस प्रकार से इसमें एकांतर क्रम में फसलों को उगाया जाता है। इसमें जैसे कि हम सोयाबीन प्लस मक्का को उगा सकते हैं, यानी एक फसल मक्का की, एक फसल सोयाबीन की हो सकती है, या इसके अलावा एक फसल बाजरा है, एक फसल लोबिया की हो सकती है। इस प्रकार से दो अलग अलग या दो से ज़्यादा अलग अलग फसलों का चयन करके उन्हें अंतरा फसलीकरण के रूप में उगाने से अधिक लाभ होगा। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं, फसल का जो चुनाव होता है, फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो। क्योंकि अगर एक ही, जैसे कि हमने दो फसल उगाई, अब ये जो पोषक पदार्थ प्राप्त करता है वही अगर ये पोषक पदार्थ प्राप्त करेगी, तो दोनों फसलों में पोषक पदार्थों के प्रति क्या हो जाएगी, पोषक पदार्थों के प्रति स्पर्धा उत्पन्न हो जाएगी। और स्पर्धा उत्पन्न होने के कारण क्या है कि ये दोनों ही फसलें उगे नहीं पाएगी। हम ऐसी फसलें का चयन करेंगे कि जिससे ये वाली फसल अलग पोषक तत्व का यूज करती हो और ये वाली फसल को अलग पोषक तत्व की आवश्यकता हो, जिसके कारण दोनों में पोषक तत्वों के प्रति किसी प्रकार की स्पर्धा न हो और दोनों ही अच्छी तरह से फसल का उत्पादन हो सके। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों ही फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजन कार्यक्रम के अनुसार, किसी भी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को हम फसल चक्कर कहते हैं। इम्पोर्टेंट है फसल चक्कर। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्कर अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्कर उचित ढंग से अपनाया जाता है तो एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है।